Hi student, how are you? Welcome back in our digital classroom. In the last lecture we discussed about the alveoli, right? Now today heading डाल दीजिए lungs. Lungs. In the case of human body, हमारे बॉडी में दो लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ अ स्पॉन्जी पिंक कलर. इसका कलर कैसा होता है? पिंक कलर, एंड इट इज़ स्पॉन्जी, एंड अराउंड द लंग्स देयर इज़ अ प्यूरल कैविटी which is found as a protective layer, and in between the layer are found a gap जिसको हम क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा या फिर विसरल प्लूरा कहते हैं, राइट? एंड द बोथ प्लूरा इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल सेल. प्लूरल कैविटी के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसका अमाउंट होता है लगभग 2 ml. और कभी जब इन्फेक्शन कॉज हो जाता है और उसमें स्वेलन आ जाती है तो इसी को प्लूरेसी कहते हैं. So by the infection, when the amount of this fluid is increased, then it is called pleurisy, which causes the chest pain and painful condition, and even difficult in breathing. और इसकी वजह से कंडीशन बनती है जिसे हम डिस्पनिया, राइट? तो लिख लीजिए पॉइंट. Two lungs are present, left and right. Second important point, the lungs are spongy and pink in color. Next, there is a cavity. Third, cavity around the lung is known as pleural cavity. इसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं. और प्लूरल जो कैविटी है ये किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस epithelium. It is made up of simple squamous epithelium, right? And in between the cavity of pleural there is a liquid which is about 2 ml in amount. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए about 2 ml liquid present between the cavity, जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं. नेक्स्ट, अगर इसका अमाउंट जो लगभग 2 ml जितना ही पाया जाता है, अगर इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो इसी को हम कहते हैं प्लूरेसी, राइट? तो लिख लीजिए प्लूरेसी.
प्लूरेसी वो फिनोमिना है जिसकी वजह से जो लिक्विड है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है. सो बाय द इन्फेक्शन व्हेन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज देन इट इज़ नोन एज प्लूरेसी, जिसकी वजह से चेस्ट पेन और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. increase in the amount of fluid during infection is caused pleurisy, and because of pleurisy there is a जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट पेन. दूसरा सिम्टम हो सकता है कि हम जब ब्रीदिंग करते हो ये ज़्यादा पेनफुल ब्रीदिंग. So these are certain symptoms by which you do understand about the pleurisy. Next, इस कंडीशन को जिसमें पेन ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं डिस्पनिया, इज नोन एज ये एक टेक्निकल वर्ड है, यानी डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग कंडीशन को हम डिस्पनिया भी कह सकते हैं, राइट. नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज नोन एज मीडियास्टेनम. दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस पाया जाता है उसे हम मीडियास्टेनम कहते हैं. इन विच हार्ट, हमारा हृदय, ईसोफेगस, एओर्टा, पोस्टीरियस, वेना केवा, थाइमस ग्लैंड, लिम्फ वेसल्स आर प्रेजेंट. कितनी चीज़ें पाई जाती हैं तो ये लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में. पॉइंट नंबर 6, द गैप बिटवीन टू लंग्स या स्पेस बिटवीन टू लंग्स are known as mediastinum. Okay, and mediastinum consist of कितनी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं. consist heart, नेक्स्ट हार्ट के बाद मीडियास्टेनम में पाया जाता है ईसोफेगस, एओर्टा, ईसोफेगस, एओर्टा और पोस्टीरियर वेना केवा. वेना केवा ये सभी किसके गैप में पाए जाते हैं, जो बीच में स्पेस होता है दोनों हार्ट लंग्स के बीच का, जिसको हम मीडियास्टेनम कहते हैं. वहाँ पर ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं, हार्ट, ईसोफेगस, एओर्टा, पोस्टीरियर वेना केवा और साथ ही साथ लिम्फ वेसल्स और थाइमस ग्लैंड. लिम्फ वेसल्स एंड थाइमस ग्लैंड. All right, so these are the things which is found in between the gapping of two lungs. Clear? So in inner surface of left lung is a permanent concavity जिसको हम कार्डियक नोच कहते हैं. और ये कंप्रेशन क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट
सिचुएटेड होता है, इसलिए इसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते, थोरैकिक कैविटी या थोरैकिक कीच। thoracic cavity और thoracic case thoracic case क्यों कह रहे हैं या thoracic cavity? क्योंकि जो thoracic cavity है वो घिरा होता है एंटीरियर सरफेस पे नेक क्लैविकल से, पोस्टीरियर में डायफ्राम से, वेंट्रल से स्टर्नम और रिब से, और डॉर्सल सरफेस से वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम और रिब से। तो इस तरह से ये पूरा कैसा हो जाता है, केज जैसा हो जाता है, केज और कैविटी। तो लिख लीजिए पॉइंट टू पॉइंट, द कवरिंग ऑफ thoracic cavity makes thoracic cage. The covering of thoracic cavity make thoracic cage. तो एंटीरियर सरफेस पे, anterior surface is covered by the neck and clavicle. नेक्स्ट जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कवर होता है डायफ्राम से। ठीक है, डायफ्राम से। नेक्स्ट जो वेंट्रल सरफेस है ventral surface is covered by the sternum and ribs. And ribs, तो आप देखिए ये चारों तरफ से कवर होता जा रहा है। एंड वेंट्रल के बाद लैटरल सरफेस, and it is covered by the ribs. That is why thoracic cavity को हम thoracic cage भी कह सकते हैं। ये चारों तरफ से घिरा होता है। एंटीरियर पार्ट में नेक क्लैविकल, ये नेक रीजन है और ये क्लैविकल बोन्स है। ठीक है, पोस्टीरियर में डायाफ्राम पाया जाता है, वेंट्रल सरफेस से स्टर्नम और लैटरल साइड से रिब्स। तो इस तरह से ये चारों तरफ से घिरा होता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए डायाफ्राम। Diaphragm. Diaphragm is a muscular septum which is found in mammals only. काफ़ी important point है, इसको लिख लीजिए। तो diaphragm is a muscular septum which is found in mammals only. Found in mammals only. All right. Next point.
It is a dome shape septum which divide the body cavity into two parts. ये पूरे की पूरे बॉडी कैविटी को दो हिस्से में डिवाइड कर देती है, अपर थोरैकिक कैविटी एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी. यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, मैमल्स ओनली, बट इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होता है. एक्सेप्शन डायाफ्राम present in crocodile. तो क्रोकोडाइल धीरे धीरे, इसमें तो सारे ही कैरेक्टर्स मैमल्स के ही आ रहे थे, क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट भी क्रोकोडाइल में पाया जाता है. और यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर मस्कुलर सेप्टम पाया जाता है, जैसा कि मैमल्स में पाया जाता है. तो that is why diaphragm can divide the whole body into two cavity. Diaphragm. दो हिस्से में डिवाइड कर देता है बॉडी को, अपर एब्डोमिनल कैविटी और दूसरा होता है लोअर एब्डोमिनल कैविटी. Okay, next point. In the center of diaphragm, a central tendon is present, which is pierced by 3 structures. बीच में सेंट्रल टेंडन पाया जाता है डायफ्राम के, जिसमें 3 होल पाए जाते हैं, पियर्सेस पाए जाते हैं. और ये क्यों होते हैं? बिकॉज इट हैव ईसोफेगस, एओर्टा एंड पोस्टीरियर वेना केवा, राइट. तो ये 3 जो पियर्स पाए जाते हैं वो 3 स्ट्रक्चर के लिए होते हैं, जिसमें ईसोफेगस, एओर्टा और पोस्टीरियर वेना केवा पाया जाता है. इन डायफ्राम रेडियल मसल्स आर प्रेजेंट which originate from the periphery and inserted in the center of the diaphragm. जो रेडियल मसल्स पाई जाती हैं वो कहाँ से डेवलप होती हैं? ये पेरीफेरी से डेवलप होती हैं और इंसर्ट होती हैं सेंट्रल या सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम. बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स डायफ्राम बिकम फ्लैटेंड. जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उस समय डायफ्राम कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है. to increase the volume of thoracic cavity. Therefore, diaphragm helps in the only inspiration. तो जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन करते हैं, सिर्फ उसी वक्त डायफ्राम हमारी हेल्प करता है, एक्सपायरेशन नहीं, इंस्पायरेशन के लिए. क्लियर? So by the contraction of these muscles, diaphragm become flattened in shape, so the volume of thoracic cavity also increases. Therefore, diaphragm help in only inspiration process. ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, इंस्पायरेशन में हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है इंटरकॉस्टल मसल्स. हेडिंग डाल दीजिए. तीसरा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है लंग्स में वो है इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं? इनका फंक्शन क्या है? द स्पेस बिटवीन 2 रिब्स इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल स्पेस इन विच 2 टाइप्स ऑफ मसल्स आर फाउंड.
तो जो रिब्स हैं उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसी को हम कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। और यहाँ पर दो तरीके के मसल्स पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और दूसरा होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इस तरह से हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल में जो मसल्स फाइबर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। द फाइबर्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डॉर्सल पार्ट ऑफ द रिब्स। ये पहले लिख लीजिए, एक्सटर्नल में लिख लीजिए कि जो ये फाइबर्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डॉर्सल पार्ट ऑफ इट। इट originate from posterior border of posterior border of dorsal part of rib, dorsal part of rib, okay, and insert upon the anterior border of the ventral part. So the ribs behind the crossing of intercostal muscles is at right angle, ठीक है। तो contraction of these muscles assist inspiration। तो जो contraction process है, जब ये आपस में contract होते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स में देखते हैं। दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर रिब, डॉर्सल surface of lower ribs, ठीक है। originate from डॉर्सल सरफेस ऑफ द लोअर रिब। फिर इसका फंक्शन क्या है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स द रिब्स एंड स्टर्नम शिफ्ट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। दिस हेल्प इफ ओनली फोर्सफुल एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस। ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं, सो दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ सेरिब्रम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लिख लीजिए। इट हेल्प्स इन द इंस्पायरेशन ओनली, यहाँ पर लिख लीजिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है, जब पूरी तरह से हम एयर को बाहर निकालते हैं तो जितनी मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं वो इसकी वजह से, क्योंकि इंटरनल इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं कि फोर्सफुली हम एक्सपायरेशन कर सके, और ये वर्क करता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिब्रम। द कंट्रोल ऑफ
सेरिब्रम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन।